हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सचिन तनेजा। आज की क्लासेस में भी हम अपना चैप्टर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है, हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी और कुछ छोटे से एग्जांपल्स देखे थे। एक बार लास्ट क्लास की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो क्या था कि हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनानी पड़ रही थी कि हमारा जो बैंक, हमारी जो बुक्स का बैलेंस है, हमारी बुक्स, बिजनेस की बुक्स और बैंक की बुक्स में जो हमारे यहाँ बैंक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस, और यहाँ जो कस्टमर का बैलेंस आता है जो वो पासबुक में हमें बताते हैं, वो मिसमैच कर रहा है। वो बैलेंस बेसिकली क्या कर रहा है, आपका मिसमैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा वो आपका बैलेंस। तो उस वजह से हमें अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ रही थी। तो लास्ट क्लास में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी थी, एक थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक की बुक्स और बिजनेस की बुक्स और बैंक की बुक्स अलग होती हैं। हम इन दो बैलेंसेस को मैच करने की कोशिश करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू। मैच नहीं कर रहा, इसी वजह से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस में आ रही है। मैच क्यों नहीं कर रहा, अगर हमें वो सारे रीजंस अच्छे से पता चल जाए तो हम उनको रिकनसाइल भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज जो हम अपनी क्लास में फोकस करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजंस जिन वजह से ये हमारा बैलेंस मैच नहीं करता। अगर हमें वो रीजंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक प्रोसेस कर देगा कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने बैलेंस रिकनसाइल करने के लिए। आप ये एक एग्जांपल देख के चलिए कि हमारा ये बिजनेस है, इसमें डेली कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस आपके बैंक में भी हो रही हैं, आपके कुछ ट्रांजैक्शन आपके बैंक में भी हो रही हैं। ये बैंक है। पहले हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं। बिजनेस में कई बार क्या होता है, एक चेक आ गया आपके पास, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक आपने रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आपने चेक रिसीव कर लिया। अब आपने एंट्री किया की होगी, लेट्स सपोज मिस्टर राम से आपने चेक रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम 10,000, 10,000 आपने एक चेक रिसीव किया, बट अभी तक आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया टू एन कैश। आपने जो बैंक था मिस्टर राम से रिसीव किया, बट बैंक में अभी तक आप गए ही नहीं। जब तक बैंक के पास चेक रिसीव नहीं हुआ, क्या बैंक ने अपनी बुक्स में वो अपडेट किया होगा, क्या आपको कैश मिला होगा? नहीं सर, हमें नहीं मिला होगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं। हमारे पास चेक आ जाता है, चेक आ जाता है और चेक हम अपना बैंक के पास लेके ही नहीं जाते कि अभी उसकी डेट पड़ी है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, उसके नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, अभी हमें टाइम नहीं मिला या हम भूल गए। इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन, आप किसी भी रीजन की वजह से आप अनकैश करवाना भूल गए। अब मुद्दा क्या आता है, चेक रिसीव हो गया और यहां गया नहीं, आपकी बुक्स में 10,000 बैलेंस अप हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप कह रहे हो बैंक, मैंने आपसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं, क्योंकि जैसे आपने बैंक में डेबिट किया तो आपका मतलब क्या निकल के आ गया, आपने कहा कि हमने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा दिए। बट इनफैक्ट अगर आप बैंक के पास जाके पूछोगे, बैंक कहेगा जी कौन से 10,000, हमारे पास कोई चेक नहीं आया। जब तक आप चेक नहीं लेके आओगे हमें कैसे पता चलेगा आपने कहीं जमा करवा दिया या इन कैश करवा लिया। अगर हमने इसमें बैंक में कर दिया तो इसका मतलब कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बट अभी तक हमारे पास वो चेक आया ही नहीं है जी। तो बैंक तो अपनी पासबुक की जब इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा वो कहेगा जी हमारे पास कोई इसकी एंट्री नहीं है। बैंक क्या कहेगा, हमारे पास कोई एंट्री नहीं है इसकी, सो दिस विल नॉट बी देयर, यहां इस चेक की इंफॉर्मेशन वहां नील होगी। एक तो ये होगा कि हमारे पास चेक आ गया हमने कस्टमर से और हमने बैंक में जमा ही नहीं करवाया। सेकंड आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब हमारे पास क्या था, एक चेक इशू कर दिया हमने, चेक इशूड, चेक इशू कर दिया हमने कस्टमर को, मिस्टर ए को चेक इशू कर दिया, बट मिस्टर ए ने भी अभी, जैसे हमें किसी ने चेक इशू किया था, हम बैंक के पास नहीं गए, मिस्टर ए को हमने चेक इशू कर दिया, बट
वो अभी तक बैंक के पास गए ही नहीं है कैश करवाने के लिए। मिस्टर ए ने अभी तक बैंक के कांटेक्ट ही नहीं किया, जब बैंक को पता ही नहीं चला कि भाई हमारे बिजनेस ने, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हम इनके बैंक के कस्टमर है ना, हम तो, कि हमारे कस्टमर ने एक चेक इशू किया और हमारा अभी तक हमारी तो उनके अकाउंट से कैश गया ही नहीं है, तो बैंक तो अपनी पासबुक में अगेन इंफॉर्मेशन नील दिखाएगा। हमने अगेन अपनी बैंक में, अपने बैंक के लिस्ट में, कैश बुक के बैंक कॉलम में अपने क्या दिखा दिया हुआ, मिस्टर ए डेबिट टू बैंक 20,000 हमने 20,000 का चेक इशू कर दिया है, बट देयर इज नो रिकॉर्ड इन द पासबुक। अब पासबुक में अगेन आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, होगी भी कैसे यार? आप खुद सोचिए, आपको, आप और आपके भाई को अलग अलग कमरे में बिठा दिया जाए, और क्या आप में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी चैनल से, क्या आप समझ पाएंगे वो कोई क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? ऐसे बैंक अपने बैंक में बैठे हैं, बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? या तो आप उनको कोई डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, या आप उनको कोई चेक देते हैं, या आप वो कहीं जाके वहां पर पैसा जमा करवाते हैं तो उसके बदले में आपको रिसिप्ट देते हैं। सेम बिजनेस में, अब आप काम क्या कर रहे हैं बैंक को नहीं पता, बैंक क्या काम कर रहा है आपको नहीं पता। ये तो एग्जांपल्स हमने वो देखे कि हमने कुछ चेक रिसीव किए या पे किए, बट वो अभी तक बैंक के पास अब उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। एक रीजन ये हो गया हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरा रीजन आता है हमारा बैंक के पर्सपेक्टिव से। अब हमारा ये बिजनेस है, ये हमारा बैंक है। बैंक ने कोई डायरेक्टली कस्टमर चेक डिपॉजिट करवा गया, रीजन थ्री। अब बैंक में चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू मनी directly deposited by the customer in बैंक अकाउंट। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करवा दिया और हमें बताया तक नहीं, हमें यानी 2-4 दिन बाद बताया, जो 31 मार्च के बाद पता चला। हमने अपनी बुक्स में तो अपडेट किया नहीं होगा। अब बैंक की पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया होगा हमारा बैंक की पासबुक में, बट अभी तक हमें तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नो इंफॉर्मेशन। बिजनेस के पास तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हमने क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, नो सर, टू कस्टमर। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नो एंट्री। हमारी बुक्स में तो ये एंट्री हुई नहीं है। जैसे यहां पर 2 एंट्रियां ये कस्टमर की, जो हमने चेक इशू किया और वो चेक रिसीव किया, बैंक ने अपनी पासबुक में नो एंट्री कर रखी होगी। सेम हमारा यहां पर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया, नो एंट्री। अगेन फोर्थ, डिविडेंड बैंक के पास, हम बड़ी कंपनी है और हमने बहुत सारे औरों के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और डिविडेंड आ रहा है हमारे बैंक में। यहां पर पासबुक में अगेन आपके एंट्री होगी। अगेन यहां पे नो एंट्री। फिफ्थ, आपने बैंक को कुछ कह रखा था कि आप डायरेक्टली पेमेंट कर दिया करें, बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए। बैंक चार्जेस सबसे बड़ी एग्जांपल है। बैंक ने चार्जेस लगा दिए। अब भाई बैंक ने 1,000 लगाए, 2,000 लगाए, डिपेंडिंग उनके क्या क्राइटेरिया रहते हैं चार्जेस लगाने के, आपको कुछ नहीं पता, नो एंट्री। लास्ट डेट पे लगाया, आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं पता चली आपकी बुक्स। अब क्या समझ रहे हो आप? इन रीजंस की वजह से आपकी और बैंक की बुक्स में जो आपका बैलेंस आ रहा है, आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस आ रहा है और बैंक की बुक्स में जो आपका बैलेंस आ रहा है, वो मिसमैच करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर, अब बैलेंस मिसमैच कर देगा। ये रीजंस होते हैं। और तीसरा रीजन होता है एरर। सॉरी, एक रीजन और लिख लेते हैं, एरर। रीजंस तो और भी बहुत होते हैं, वो हम जो धीरे धीरे क्वेश्चंस में साथ साथ कवर करते रहेंगे। एरर कैन बी डन बाय बिजनेस एज वेल एज बैंक। कि आपके दोनों के पास इंफॉर्मेशन थी, यू बोथ हैड फुल इंफॉर्मेशन एंड इन द टाइमली मैनर, बट आपने एक चेक रिसीव किया कस्टमर से जिसमें आपने एंट्री कर दी बैंक
अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, 1 लाख का चेक था, आपने 10,000 से एंट्री कर दी। ऑन द अदर हैंड बैंक ने पासबुक अपडेट करी 1 लाख से, आपका बैलेंस 1 लाख से अपडेट कर दिया, तो 90,000 का डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? हाँ जी सर, 90,000 का डिफरेंस आ गया, 90,000 का डिफरेंस। तो ये रीजन आते हैं जो आपके डिफरेंसेस के रीजन रहते हैं कि मिसमैच जो हो रहा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी ही क्यों पड़ी थी? क्योंकि भाई आपका और बैंक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। आज आपकी बुक्स का बैलेंस और बैंक की बुक्स का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अब उसको मैच तो करना पड़ेगा। मैच करने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना क्यों नहीं मैच कर रहा है। ऐसे क्या बातें होगी कि भाई दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अपना नियत से काम कर रहे हैं, बैलेंस मैच नहीं कर रहा। बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कई बार ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जाती है जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास होती है, अभी तक बैंक को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है, हाउ कैन दे पोस्ट एनी एंट्री इन देयर बुक्स? तो उन्होंने अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की होगी। चाहे आपने कोई चेक रिसीव किया बट अभी तक बैंक के पास लेके नहीं गए चेक, और या आपने कोई चेक इशू किया बट वो कस्टमर अभी तक बैंक के पास, आपका जिसको आपने जिस भी वेंडर को आपने चेक इशू किया है वो अभी तक लेके नहीं गया उस चेक को बैंक के पास। फिर मनी किसी ने, अब बैंक के पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन है, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया, भाई आपके पास अभी तक उसने बताया नहीं मैंने पैसा जमा करवा दिया, देख लियो एक बार, जैसे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो उस वजह से आपने कोई एंट्री नहीं की होगी, तो अगेन मिसमैच हो गया होगा। अब डिविडेंड रिसीव हुआ, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बैंक ने चार्जेस लगाए या बैंक ने कोई, आपने स्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन दे रखी थी बैंकों की, ऑन दिस डेट आप ये पेमेंट कर दिया करो, आप अपनी एंट्री करना भूल गए। फिर अगेन क्या कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन थी बट आप कोई एरर कर गए। इन सब को अब हमें प्रोसेस करना है दोनों के बैलेंस मैच करने के लिए। ये तो थे हमारे रीजन जिस वजह से हमारे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ रही थी, और हमने रीजंस भी डिस्कस कर लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है हमने, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिको बनाना है बेसिकली, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आते हैं सबसे मेन बात पे। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर हमने ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक लेना है या बैलेंस एज पर पासबुक लेना है? देखो जी, बैलेंस दोनों के मिसमैच कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस का मिसमैच कर रहे हैं। सर बैलेंस तो दोनों के मिसमैच कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस और आ रहा है, हमारा बैलेंस और आ रहा है। तो अब दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर दो या अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर दो। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, सर ये क्या कह रहे हो आप? अब एक बात बताओ, बैलेंस दोनों के मिसमैच हो रहे हैं नहीं हो रहे? इसमें अलग आ रहा है, इसमें लेट्स सपोज 1 लाख आ रहा है, इसमें आपका 30,000 आ रहा है। अब रिकनसाइल तो दोनों को ही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, रिकनसाइल तो दोनों को ही करना पड़ेगा। अब आप ये मान के चलो, आप ये अज्यूम करके चलो कि हमें अपना बैलेंस, बैंक का अकाउंट का, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक या कैश बुक लिख देता हूँ ना, फिर कंफ्यूजन नहीं रहती बिल्कुल भी। कैश बुक विद बैंक कॉलम का बैलेंस हमें मैच करना है पासबुक से। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसने भी अपना पासबुक का बैलेंस कस्टमर की कैश बुक से मैच करना है विद बैंक कॉलम। बिल्कुल सर, ये सच कह रहे हो आप। अब क्या होगा जब हम रिकंसाइल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? अपने बैलेंस को मैच करेंगे इससे, पासबुक से, करेंगे या नहीं करेंगे? और जब बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं तो हम पासबुक के बैलेंस को किससे मैच करेंगे? कैश बुक से। तो वह इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर वो ओपनिंग बैलेंस हमने कैश बुक का लिए तो उसमें उल्टा कर रहे हैं, जब पासबुक का लिए तो उसमें उल्टा रहे हैं। है ही उल्टा, क्योंकि बिजनेस की बुक्स में बैंक डेबिट है क्योंकि एसेट है, इसकी बुक्स में वो क्रेडिट है। हमारे लिए एसेट है बैंक, बैंक के लिए हम लायबिलिटी है क्योंकि बैंक को हमें फ्यूचर में पैसा वापस देना है। ऑन द अदर हैंड हमने पैसा लेना है, तो ऑब्वियसली उल्टा हो गया। हम अपनी थॉट प्रोसेस को उस हिसाब से लेके चल पड़ते हैं कि अरे ये उल्टा क्यों हो गया। आज आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कैश बुक को मैच करना है पासबुक से। जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बिजनेस हूं,
आप बैंक है, मैं बिजनेस हूं। मैं कह रहा हूं कि भैया मुझे अपना कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है पासबुक से, तो मैं सबसे पहला क्या चीज लिखूंगा? बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? फिर मुझे लेके जाना है बैलेंस एज पर पासबुक पे, पासबुक पे लेके जाना है। अब एक बात बताओ यार, आप क्या सामने वाले की बुक्स में कोई भी चेंजेस कर सकते हो सामने वाले के बैलेंस में? जब मैं अपनी बात कर रहा हूं और मैं बैंक से अपना कंपैरिजन कर रहा हूं, कैन आई चेंज देयर बैलेंस? नहीं सर, आप अपने अपने बैलेंस में चेंजेस कर सकते हो, उसके बैलेंस में कोई। तो बेसिकली हम फंडा यही अडॉप्ट कर रहे हैं ना कि हम अपने बैलेंस में प्लस माइनस करके अपने बैलेंस को रिकंसाइल कर लेंगे पासबुक से। जो कि एरर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन की कमी थी, उन सबको यहां पर प्लस माइनस कर देंगे। सेम बैंक भी भाई हमारी बुक्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, हमारे बैलेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बैंक को भी ये सारे इंफॉर्मेशन अपनी पासबुक के प्रोस्पेक्टिव से प्रोसेस करनी होगी। क्या करना होगा? देखिए आप इस चीज को थोड़ा, बैलेंस एज पर पासबुक। आप कोई भी एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, हम मान के चलते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, 70,000 की कोई भी एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, 1,30,000, ये डेबिट बैलेंस आएगा। अगेन ये 1,00,000 डेबिट बैलेंस आएगा, ये 30,000 क्रेडिट बैलेंस है आपका। अब ये आपका डेबिट बैलेंस है। अब एक चेक था आपका 70,000 का, ये जो हम इस एग्जांपल को देख के चलते हैं, ये चेक लेट्स सपोज आपका 70,000 का था। ये चेक कितने का था? 70,000 का था, 70,000 का चेक था। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने अपनी बुक्स में, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक चेक आया आपके पास, आप अपनी बुक्स में क्या कर रहे हैं? बैंक को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है, बैंक में जमा करवा दिया आपने। ऑन द अदर हैंड, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन आ भी जाती तो आपके पास मैसेज आता, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद द 70,000। अगर हम बैंक को इंफॉर्मेशन दे देते तब भी हमारा अकाउंट क्रेडिट कर रहा है, डेबिट नहीं कर रहा। इस चीज को आपने समझना होगा। और हम डेबिट कर रहे हैं इन एनी केस। ये एक एंट्री थी जो हमने देखा कि हमारे पास एक चेक आया कस्टमर से, हमने बैंक में के जमा नहीं कराया और अभी तक बैंक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं और बैंक ने कोई एंट्री प्रोसेस नहीं करी है। तो अब हमने क्या कर दिया? अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया, बैंक ने अभी तक अपनी बुक्स में क्रेडिट नहीं किया। तो आप इस वजह से 70,000 फालतू आ रहे हैं, यहां 70,000 कम आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं अपनी कैश बुक को रिकंसाइल कर रहा हूं पासबुक से। दोबारा सोचने की कोशिश कीजिए, सर ये ओपनिंग बैलेंस जब कैश बुक होता है तब क्या होता है? सर ये जो ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक होता है तब क्या दिक्कत आती है? इसी चीज को तो आज हमने दूर करना है ना, कि जब मैं कैश बुक में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 70,000 इसमें डेबिटेड है। अब मैं पासबुक में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता सर जी, अब मैं पासबुक में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। मैं पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकता जब मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से रिकंसाइल कर रहा हूं इनको। मैं कह सकता हूं ठीक है जी, मैंने बैंक आपने क्रेडिट नहीं कर रखा, मैंने डेबिट कर रखा, तो एक बार रिकंसिलेशन के लिए मैं क्या कर देता हूं? 70,000 क्रेडिट कर देता हूं, माइनस या क्रेडिट माइनस कुछ भी, क्योंकि इस बैलेंस से क्रेडिट हो रहा है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर but not deposited into bank, not deposited into बैंक। भाई अभी तक सॉरी, अभी तक आपका बैंक के पास चेक पहुंचा ही नहीं है, बैंक ने कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर दी होगी? ऑब्वियसली इसलिए 30,000 आ रहे हैं। तो सर हमने इसको या क्या कर दिया? माइनस कर दिया, माइनस कर दिया और 70,000 क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्योंकि अगर मेरा डेबिट बैलेंस है, माइनस ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। आप इसको प्लस माइनस में, आपके कुछ क्वेश्चन प्लस माइनस में मांगते हैं, कुछ क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट में। आप लॉजिकली सोच के देखिए, आपने इस बैलेंस में 70,000 डेबिट किया हुआ है, जो कि इस बैलेंस में बैंक के पास इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है। अब आप एक बार भूल जाइए, एक बार आप बैंक प्रोस्पेक्टिव वाले के ऊपर हाथ रख के सोचिए कि क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं सर, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हम अपना कैश बुक को रिकंसाइल कर रहे हैं पासबुक से, और हम अपने बुक्स के बैलेंस में चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द पासबुक बैलेंसेस, तो हम उसको तो छेड़ ही नहीं सकते। तो हमें अपने बैलेंस को वहां तक लेके जाना होगा, हमें अपने बैलेंस को वहां तक लेके जाना होगा। तो हमने इसलिए स्टार्ट किया कैश बुक से। वी हैव स्टार्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक कॉलम, बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक कॉलम, और हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर पासबुक विद द बैंक, बैलेंस एज पर पासबुक पे हमें पहुंचना है।
70,000 का चेक था, हमने देखा 70,000 का चेक था, डेबिट हुआ, बट यहां पर कोई एंट्री नहीं थी। अब मैं इसमें तो कह नहीं सकता लो बैंक यार तुम एंट्री क्यों नहीं कर देते, ठीक है मैं अब बता रहा हूं तुम्हें अब एंट्री। भाई हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं, हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से सोचो। हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं, हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, तो इसलिए हम 70,000 क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं अपने बैलेंस में, ताकि 70,000 माइनस करते हमारा 30,000 मैच हो गया। फिर सर अब आते हैं हम बैंक के प्रोस्पेक्टिव से। अब बैंक मैच कर रहा है अपनी पासबुक को हमारी कैश बुक से, बैंक मैच कर रहा है अपनी पासबुक को हमारी कैश बुक से। अब बैंक कह रहा है कि हमारा 70,000 है, आपने हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, वो क्रेडिट कर रहा है या प्लस कर रहा है कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन आई ही नहीं है, प्लस कर रहा है वो। चेक रिसीव्ड बाय कस्टमर, सर हम माइनस कर रहे थे क्योंकि इसमें 70,000 इंक्लूडेड है और हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते कि हम कहें 30,000 नहीं, ये रिकंसिलेशन हम बना रहे थे। अब ये रिकंसिलेशन बैंक के प्रोस्पेक्टिव से बन रहा है, ये रिकंसिलेशन आपका बैंक के प्रोस्पेक्टिव से बन रहा है, इसीलिए आप में इसमें ऐड हो रहा है। 30,000 में 70,000 इंक्लूडेड नहीं था, 70,000 ऐड करते ही हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख पे बैलेंस आ जाएगा। हमारा बैलेंस किस पे आ जाएगा, 1 लाख पे बैलेंस आ जाएगा, हमारा बैलेंस 1 लाख पे आ जाएगा। अब हमारा क्या हुआ, 1,70,000, 1 लाख में से 70,000 जाते 30,000। सेम ऐसे बैंक भी कहता है 30,000 में 70,000 ऐड करते ही हमारा क्या आ गया, 1 लाख आ गया। 30,000 में 70,000 ऐड करते ही हमारा 1 लाख आ गया। ये हमारा बैंक, ये आपके बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर हमने एज पर कैश बुक स्टार्ट किया, एज पर पासबुक स्टार्ट किया। आपने सिर्फ अपने एक थॉट प्रोसेस में डिफरेंस लाना है। सर क्या डिफरेंस लाना है, आप हमें बता डालिए आज। आपने सिर्फ अपनी एक थॉट प्रोसेस में डिफरेंस ये लाना है कि जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करें, इसका मतलब रिकंसिलेशन बिजनेस बना रहे हैं, और बिजनेस अपने बैलेंस में चेंजेस कर सकता है, पासबुक के बैलेंस में चेंजेस नहीं कर सकता। और जब आप बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हैं तो आपने बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, हमेशा बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है कि अब रिकंसिलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, और बैंक अपने पासबुक के बैलेंसेस में चेंजेस कर सकता है, कैश बुक में चेंजेस नहीं कर सकता। उसे पासबुक से कैश बुक पहुंचना है, उसे पासबुक से कैश बुक पहुंचना है, तो चेंजेस किस में करने पड़ेंगे, सारे पासबुक में। इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस ये लेते हैं। और बैंक आपके जो ट्रांजैक्शन है उसको डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, उसके प्रोस्पेक्टिव से। अगर बैंक ने एंट्री कर रखी थी तो उल्टा करेगा तो क्या होगा, हमने एंट्री कर रखी थी तो उल्टा होगा तो क्या होगा। अभी चेक रिसीव करके एंट्री हमने कर रखी थी, हमने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें रिकंसाइल कर रहे हैं। हम यहाँ अकाउंटिंग पे नहीं, हम रिकंसिलेशन पे फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस रिकंसिलेशन पे है, अकाउंटिंग पे नहीं है। अगेन बैंक ने एंट्री नहीं कर रखी थी तो इसलिए बैंक ने हमारी उसमें 70,000 ऐड करते हमारे से बैलेंस रिकंसाइल हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का अगेन रिकंसिलेशन करना है कि भाई जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ताकि प्रेजेंट कर सके देखो जी ये एरर्स थी और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, इस वजह से हमारा ये मिसमैच इन बैलेंसेस आ रहा था और वो हमने मैच कर दिया है। ये रीजंस थे, दोबारा एक बार क्विकली देख लीजिए रीजंस क्या थे। कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी बट बैंक डिडंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, सो द बैलेंस डिडंट मैच। आपका चेक रिसीव हुआ कस्टमर ने, आपने अपने पास चेक संभाल के रख लिया, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, आपके पास टाइम नहीं था ऑन द, जैसे 31 मार्च को कई बार चेक आ जाते हैं, 29, 30, 31 मार्च को चेक आ गया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई बट चेक इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं पहुंची, आपने चेक इशू कर दिया, फिर उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन क्या थी, बैंक के पास थी, आपके पास नहीं थी, कैसे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करवा दिया, आपके पास नहीं आया, डिविडेंड रिसीव हो गया, आपके पास पता नहीं चला, बैंक ने चार्जेस लगा दिया, आपको नहीं पता चला, और आपने दोनों में कोई भी, या तो आप एरर कर सकते हैं, बैंक एरर कर सकते हैं, एरर के चांसेस कहीं भी हो सकते हैं, तो उस वजह से आपके बैलेंस मिसमैच हो रहे थे। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना क्यों पड़ती है, क्योंकि बैलेंस मैच नहीं हो रहे थे, फिर हमने ये भी देख लिया कि दोनों की बुक्स अलग होती है। ये चीज सबसे जरूरी थी कि दोनों की बुक्स अलग होती है, इसी वजह से तो बैंक अपनी जगह काम कर रहा है, अपने ऑफिस में काम कर रहा है, हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो
इसी वजह से हमारे दोनों का बैलेंस मिसमैच हो रहे थे, उनको रिकंसाइल करना था। फिर उनके हमने रीजंस देखे, फाइनल स्टेप जो हमारा आ गया रिकंसिलेशन, यहां पर हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें है ना कई बार ये नहीं समझ आता कि एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई, जो रिकंसिलेशन बना रहा है उसी के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। रिकंसिलेशन बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बन रहा है तो कैश बुक से स्टार्ट कर डालो, बिजनेस के बैंक के प्रोस्पेक्टिव से, बैंक बना रहा है नहीं बना रहा हमें नहीं पता, हम बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं। अब हमारी बुक्स में रिकंसिलेशन बन रहा है, बैंक की बुक्स में रिकंसिलेशन नहीं बन रहा अगेन, बट हम सोच बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं। जब भी मैं पासबुक के हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम थिंकिंग फ्रॉम द बैंक प्रोस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। एंड जब मैं कैश बुक के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूं तो मेरा क्या स्टार्ट, मैं बैंक के नहीं बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूं अगेन। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, आपने एक चेक, जब मैं कैश बुक के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूं, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूं, तो आपके पास क्या था, चेक आपके पास रिसीव हो गया है बट बैंक में नहीं है, तो बैंक में तो चेंजेस कर नहीं सकते, तो आपको रिवर्स करना होगा टू मैच द बैलेंस विद द बैंक पासबुक बैलेंस। फिर आपने बैंक का आपके पास आ गया था, बैंक में एंट्री हुई नहीं थी, तो इसलिए आपने क्या कर दी थी, उसमें ऐड कर दी थी। ये आपका था बैलेंस एज पर पासबुक, और उसका जो डिफरेंसेस थे वो क्यों आ रहे थे। आने वाली क्लासेस में भी हम अपने और क्लासेस जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की क्लासेस आएंगे उसमें हम अपने कवर करेंगे। और आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।